सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। जिन्होंने अब तक मेरा एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एमसीक्यू वहां से देख सकते हैं। तो हम करने वाले हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं देखोगे तो इस पेपर का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका टोटल 45 मार्क्स का आने वाला है। उस 45 मार्क्स में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 34, यानी यहाँ पर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चन है। उस 9 में से आपको कोई 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको कोई 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 9 में से, है ना। 9 में से कोई 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। और ये जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 से 35 से लेकर 42 तक नंबर के जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ऐसे आपके क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन, उस 8 में से दैट मींस उस 8 में से आपको कोई 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको कोई 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जबकि आपके पास क्वेश्चन कितने रहेंगे टोटल 8। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा हर क्वेश्चन। और लास्ट बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन होगा इसे बोलते हैं ये लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 43 से लेकर 48 तक के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन है आपके पास ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। उस 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को आंसर ही देना है, यानी इस 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। मतलब क्या 1 मार्क्स से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7, 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 6 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 4। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 26 होता है उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका स्थायी मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम किस चीज का मात्रक होता है, तो बात करते हैं 26 नंबर। तो आपसे को पता होगा कि यहां पर हम जो बात करते हैं न्यूटन पर कूलम, यानी ये जो यूनिट होता है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन पर कूलम होता है। जिसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बिकॉज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, है ना। न्यूटन पर कूलम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का होता है। तो लिख लेना विद्युत क्षेत्र होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बात करते हैं 27 कह रहा है हमसे कि हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम से बना 2 आइडेंटिकल कॉइल है, मतलब सेम टाइप का हमारे पास कॉइल है ना। मतलब सेम कॉइल कहने का मतलब कि दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब कि उसमें सब उसकी जो रेडियस है वो इक्वल है ना। बस अलग क्या है कि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने, एक बना कॉपर से एक बना आपका एल्युमिनियम से। तो कहता है कि दोनों को अगर एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में घुमाया जाता है, तो कह रहा है बताओ किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा, यानी किस कुंडली में यानी किस कॉइल में ज्यादा इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखो हमें पता है ना कि जब भी हम किसी लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं तो क्या होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है, सिर्फ बात करते हैं अगली मैग्नीट्यूड की, तो डी फाई बाई dt होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो दैट मींस कि ईएमएफ क्या रहेगा, ईएमएफ तो रहेगा दोनों में सेम, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये सेम रहेगी, यानी दोनों में एक समान आता है दोनों में। ठीक, अब इंड्यूस करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंड्यूस करने का फॉर्मूला होता है E I इक्वल टू, है ना, आई के लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट, यानी इसको बोलते हैं प्रेरित धारा। इसका वैल्यू होता है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। अब देखो यहाँ पर सेम क्या है, तो दोनों में सेम हमारे पास ईएमएफ तो सेम है, तो चेंज क्या करेगा, तो चेंज करेगा मतलब करंट जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। और कैसा, इनवर्सली, दिस इंप्लाइज जो करंट है वो विथ समानुपाती होता है रेजिस्टेंस की, मतलब आई करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस की। दैट मींस कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। तो हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ हम बात करते हैं जो कॉपर होता है वो किससे कम होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम से। पता है ना कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हम कॉपर वायर यूज करते हैं आजकल, है ना। तो कॉपर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम होगा, तो करंट क्या होगा, करंट कॉपर में ज्यादा होगा और करंट कॉपर में ज्यादा हो जाएगा और करंट एल्युमिनियम में कम होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा था हमसे कि किसमें इंड्यूस करंट का वैल्यू ज्यादा होगा ना, किसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा, मोर वैल्यू किसमें होगी, अधिक मान किसमें होगा, तो आंसर हो जाएगा कॉपर में। ठीक, किसमें हो जाएगा, आपका रखना आंसर कॉपर में, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए। ठीक है, तो चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों हो रहा है ना, तो चीज को भी याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, लिखता है कि ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यूज करते हैं टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, है ना। किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है ना, वो क्रिस्टल किस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर है ना, वो क्रिस्टल का कहता है, इस चीज के लिए हम कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, तो याद रखना हम यूज करते हैं हमेशा एक्सरे का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा एक्सरे। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 28, है ना। किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, है ना, किसके लिए, क्रिस्टल की संरचना जांच करने के लिए।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लिखा दो कणों का संवेग बराबर होता है तो उनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल जिसका मोमेंटम इक्वल है ना, दो पार्टिकल है, दोनों का क्या संवेग बराबर मतलब मोमेंटम इक्वल है, तो बताओ उनके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। देखो हमें पता है ना कि जो लैम्डा इक्वल होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है h/p, है ना। अब कह रहा है कि दोनों का सेम क्या है, दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी एक P1 है और एक P2 है, दोनों क्या है सेम है ना। P1 इक्वल टू P2 है तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा h/p1 और h2 कितना हो जाएगा, और लैम्डा 2 के लिए कितनी होगी, लैम्डा 2 के लिए हो जाएगी h/p2 ना, क्योंकि जो वेवलेंथ होता है वो डिपेंड किससे करता है, संवेग पे डिपेंड करता है, यानी वो मोमेंटम p पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई है ना, देखो लैम्डा 1 का फॉर्मूला हो गया h/p1 और लैम्डा 2 का फॉर्मूला हो गया h/p2। अगर p1 और p2 सेम हो गया तो क्या होगा, दोनों का वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा, कि सिंस p1 इक्वल टू p2 दोनों सेम है इसलिए लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2, मतलब दोनों का वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, दोनों का अनुपात हम निकालोगे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1/1, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30। क्या 30 नंबर में कि पी टाइप व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप अगर अर्धचालक होगा तो उसमें किस टाइप के अशुद्धि मिलाते हैं। तो पी टाइप किस टाइप मिलाते हैं, इसे मिलाते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट, ना क्या मिलाते हैं हम लोग, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी बोलते हैं, तो हम ट्राईवैलेंट एटम मिलाते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में हम 31। 31 में कह रहा है कि ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड in a trough of liquid, कह रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपीयर। कह रहा है कि अगर एक लेंस हमने लिया है जिसका अपवर्तनांक यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसको एक द्रव में रखा जाता है, तो कह रहा है बताओ अब अगर हम इस लेंस को किसी द्रव में रखने पर क्या हो रहा है, द्रव में डालने पर क्या हो रहा है, ये जो लेंस है वो हमें दिखना बंद हो गया, मतलब वो अदृश्य हो गया, मतलब वो गायब हो गया। ऐसा कब होगा, मतलब डिसअपीयर हो गया। तो ऐसा तब होगा जब लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यानी हम बोल सकते हैं म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी कितना होना चाहिए, वो सेम एज दैट ऑफ लेंस होना चाहिए। यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक सेम हो जाए तो लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो हमें गायब हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो लिक्विड का कितना होना चाहिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी 1.5 ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो लेंस का कितना था 1.5 था, तो लिक्विड का भी कितना होना चाहिए 1.5। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 34 तक हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिखता है ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णकरण का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है, मतलब विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सनलाइट बाय द ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर हमारा सन के किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ा है ना, कौन रोकता है, हमारे अर्थ से हमारे सन से कौन सी एक रे आती है जो ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं लोग अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, यूवी रे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको लोग बोलते हैं पराबैंगनी, है ना, क्या बोलते हैं पराबैंगनी। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि ये अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन, हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 33। लिख रहा है चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस टाइप के मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है ना। तो याद रखना कि नेगेटिव होती है वो किसके लिए होती है, वो होता है हमारा एक डायामैग्नेटिक के लिए, किसके लिए होता है, डायामैग्नेटिक, है ना। डायामैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है ना। इसको हम बोलते हैं, इसको लोग प्रति चुंबकीय भी बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग शायद प्रति चुंबकीय भी बोलते हैं। एक बार कंफर्म कर लेना कि हम लोग शायद डायमैग्नेटिक को प्रति चुंबकीय बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, एक बार। ठीक है, और आता हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए 34 नंबर, कहता है बायर्स-सावर्त का नियम को सदिश रूप में लिखिए, यानी हमें बायर्स-सावर्त को लिखना तो है लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, है ना। तो देखो बायर्स-सावर्त लॉ का फॉर्मूला क्या था कि dB इज इक्वल टू था, है ना, फॉर्मूला था म्यू नॉट ना, इन वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर ना, क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये हमारा एक वेक्टर फॉर्म में आएगा ऐसे।
ठीक है, कितना हो जाएगा डीबी का हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, याद रहेगा अच्छी तरीके से। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन पर हम जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 में एक चीज ऑप्शन छूट गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ये कैसी क्वांटिटी थी। तो याद रखना, एक जो हमारी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो क्वेश्चन 1 में एक चीज ध्यान देना कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब ये कैसा राशि होगा, ये एक सदिश राशि होगा ना। तो एक बार थोड़ा सा चीजों को करेक्ट कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है जो हमारा यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 42 तक आपके जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऐसे 8 क्वेश्चन है, उस 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। हम आपको यहाँ पर सोल्यूशन जो बताने वाले हैं वो सारा का सारा हम 8 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो आता है सबसे पहला क्वेश्चन 35 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कहता है कि फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहीं पर बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो कह रहा है वो एक्स एक्सिस में है ना, यानी का आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है। क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स है ना। तो कह रहा है कि बताओ उससे फ्लक्स का हमें मान ज्ञात करना है किसके, एक सरफेस से। अब वो सरफेस कौन है, तो वो एक स्क्वायर बना हुआ है ना, जिसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है, उस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। और कह रहा है कि ये जो प्लेन है वो ना, जो स्क्वायर का प्लेन है वो कहाँ है, वो पैरेलल टू एक वाई जेड प्लेन है। कह रहा है कि बताओ अगर यही फ्लक्स, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर हमारा यही प्लेन अगर 30 डिग्री एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, याद रखना अगर एक्स एक्सिस का मतलब कहने का मन का कह रहा है कि एक्स एक्सिस कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस के साथ ही है। मतलब कह रहा है हमारा जो प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो बताओ फ्लक्स का मान कितना होगा। तो हम सबको पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है वो हमारा ई डी एस कॉस थीटा है ना, या इसको बोल सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, या इसको लिखते हो ई ए कॉस थीटा। मतलब ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखो हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ना। अब सबसे फाइंड करते हैं एंगल थीटा है कितना। तो बहुत को लग रहा हो कि जैसे जैसे जो जिस स्टूडेंट को लग रहा हो कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो वो गलत सोच रहे हैं, एंगल 30 डिग्री नहीं है। देखो क्यों बताता हूँ। देखो मान लो अगर कह रहा है अगर ये हमारा, अगर लेट सपोज हमारा प्लेन होगा ना, अगर ये प्लेन है ठीक, और मान लो अगर हमारा, और हमें पता है कि जो भी हमारा प्लेन होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे है ना। ये होता हमारा हो गया एरिया। और हमसे कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, तो कह रहा है कि इस प्लेन के साथ है ना, अगर ये हमारा प्लेन हो गया ऐसे है ना, ये अगर हमारा प्लेन हो गया तो इस प्लेन के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल बना रहा है हमारा 30 डिग्री है ना, प्लेन के साथ। लेकिन की ध्यान रखना कि ना ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है वो किसके बीच में होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री है ना। तो एंगल कितना यहाँ पर, एंगल एक्चुअली यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है, नॉट 30 डिग्री है। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻3। ठीक है, एरिया निकालना है, एरिया हमें दिया साइलेंस कितना गिवन था 10 सेंटीमीटर, छू सकते हैं 0.1 मीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो कहता है साइड का स्क्वायर, मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस इंटू 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू करके सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻3, ये बन जाएगा 10⁻⁻2, और कॉस 60 के लिए कितनी होती है 1/2 होती है। तो यहां से कौन किसको मारेगा, देखो 2 से जाएगा 5 कितने टाइम्स में, 2.5 टाइम्स में है ना, 2.5 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2.5 × 10⁻3 और 10⁻⁻2, ये क्या बन जाएगा टोटल पावर 10⁻1। और सॉल्व करने पर कितना टोटल वैल्यू 25 है ना। और यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एंगल होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो एंगल गिवन था 30 डिग्री वो इलेक्ट्रिक फील्ड और द प्लेन के बीच एंगल दिया था है ना, लेकिन हम उस प्लेन के बीच का एंगल हमें नहीं निकालना होता है। जो थीटा वो कहाँ होता है, थीटा हमेशा होता है किस के बीच का, थीटा होता है हमेशा एरिया वेक्टर जो कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है हमारा थीटा। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36। देखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए एक व्युत्क्रम उत्पन्न कीजिए। फाइंड द, हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है किसके लिए, कि किसके लिए एक फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो लिखना कैसा है, हम जानते हैं कि वी नो है ना, हम जानते हैं कि चीज को अपने पॉइंट में लिखते जाना। हम जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉनिज होता है माइनस है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -E इंटू, इसे लिखते हैं हम लोग V क्रॉस B है
है ना। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v है और मैग्नेटिक फील्ड b है। तो और हमें पता है क्या, है ना। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब बात करते हैं यहां पर कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। एक वायर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो एक वायर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेट सपोज कि हम बात करते हैं कि अगर ये एक वायर है ना, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है, और इसमें जो लेंथ कितनी है वो अगर l है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो बोलते हैं यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग n, है ना। n क्या होता है, n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ, है ना, इसको लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल n। तो जगह पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी एक अगर यूनिट वॉल्यूम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n होंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा n इंटू a इंटू l, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो बात करते हैं जो हमारा टोटल f का फॉर्मूला आएगा, है ना। देखो जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था ये सिर्फ किसके वैल्यू था, ओनली फॉर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट में तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स है ना। कि मतलब एक जब करंट फ्लो करता है तो फ्लो कर रहा होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे फ्लो कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, n इंटू a इंटू एल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा माइनस इंटू n इंटू एल इंटू ई, है ना। ये क्या क्या ये हो गया टोटल चार्ज पर, टोटल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है सब पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस a इंटू एल इंटू ई, ठीक है। इंटू v क्या होगा, देखो किसी भी करंट में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो किस स्पीड से फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। किससे फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो हो जाएगा वी डी क्रॉस बी, ठीक। अब यहां से हमने और एक चीज हम भी जानते हैं कि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है NEAVD, है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, नहीं याद है तो देख लेना। NEA इंटू VD, है ना। VD क्या होता है, इस VD को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का वो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर क्या क्या सारा टर्म है कि नहीं, तो देखते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास N है, यहां भी N हो गया, A है, A भी हो गया, ठीक है। VD है, VD भी हो गया, और E है, E भी हो गया। यानी इस पूरे टर्म को हम क्या सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं I, है ना। और एक चीज याद रखना कि हम यहाँ पे एक साइन पुट करते हैं माइनस, माइनस क्यों पुट करते हैं कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गया, देखो तो हमें मिल जाएगा, हमें साइन यहाँ पर माइनस भी मिल चुका है सब कुछ। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम हटा के लिख सकते हैं I, है ना। क्या बच गया यहाँ पर, तो बच गया एक L बच गया, और यहाँ बच गया क्रॉस B। तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे L क्रॉस B, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बस इतना ही लिखना है, आपको एग्जाम में हो जाएगा, है ना। तो 3 मार्क्स में आपको बस इतना ही लिखना है। बात आ गया समझ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37, लिखता है कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका साल के क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपके हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कह रहा था लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलना कीजिए, है ना। तो हम इसको कंपेयर करना है। तो क्या करना है, हमें सबके बारे में सिंपल 2-2 सेंटेंस लिख देना है, क्योंकि देखो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन आया तो सबके हम क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट्स हम लिख लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं क्या, है ना। तो बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक हैं जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब कि लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस टाइप के जब मटेरियल को, है ना, जिसे बोलते हैं, जिसको हम लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या जब इस टाइप के पदार्थ को हम कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम सॉरी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये अट्रैक्शन फील करते हैं ना। कैसा फील करते हैं, किस टाइप का फोर्स फील करते हैं, वो एक मजबूत अट्रैक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब एक मजबूत आकर्षण का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट पार्ट आता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अब आता है अनुचुंबकीय, जो लोग बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में था, वैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सपीरियंस ए वीक अट्रैक्शन, है ना। ये भी फील कैसा फील करता है, अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन वीक फील करता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसा फोर्स फील करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है
ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जिनमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ है ना कम आकर्षण का फील को महसूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और लास्ट आता है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल दैट डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इनके पास कोई भी अपना एक अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है ना, इनका कोई अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, मतलब कोई परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इनके पास नहीं होता है। और इस टाइप के पदार्थ को हम जब किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो क्या करता है, वो एक वीक रिपल्सिव फोर्स का फील करता है, मतलब वो क्या करेगा, वो एक कमजोर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हो गया सबके बारे में, है ना, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। आप इतना लिख दोगे तो आपका काम पूरे 3 में से 3 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर लिखें, मतलब वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, है ना। और सेकंड क्वेश्चन में क्या गया है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, है ना। हमें गिवन है 36.1 का रेशियो में गिवन है, तो कहता है बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफेरेंस वेव्स। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में एक ही बात करेंगे, फिर हम बात को बी को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, मतलब विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर लिखें। तो यह करना आपको 3 अंतर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने नोट्स में जहां से पढ़ाओगे आप वहां से भी चीजों को लिख सकते हैं। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस बोलते हैं इट इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस, ना। इसमें क्या होता है, इसमें 2 स्लिट्स होते हैं S1 एंड S2। तो जब 2 स्लिट से लाइट आती है, कोहेरेंट सोर्स से 2 लाइट आती है, जब वो आपस में सुपर इंपोज करते हैं तो इसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। जबकि डायफ्रैक्शन में क्या होता था, डायफ्रैक्शन में इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट, है ना। जबकि आप जब आप डायफ्रैक्शन करोगे तो आपको दिखा होगा कि वहां पर इसको विवर्तन बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास एक ही क्या होता है, उसमें आपका बस एक ही स्लिट होता है ना, और वहीं से एक लाइट आती है जो आपस में सुपर इंपोज करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इंटरफेरेंस में जो जितने क्या क्या बनते हैं उसमें ब्राइट फ्रिंज बनते हैं और डार्क फ्रिंज बनते हैं, क्या दोनों की विड्थ क्या होती है, इक्वल विड्थ होती है ना। जबकि डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है उसका विड्थ डबल होता है, किसके, अदर ब्राइट फ्रिंज से, है ना। तो इन डायफ्रैक्शन में क्या होगा कि जो हमारे पास, है ना, जो हमारे पास सेंटर की जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो अदर ब्राइट फ्रिंज से क्या होती है, डबल विड्थ में होती है, यानी उसका विड्थ क्या होगा, उसकी चौड़ाई दोगुनी होती है। ठीक है, और इंटरफेरेंस का थर्ड पॉइंट आता है कि ऑल ब्राइट फ्रिंज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, है ना। यानी इंटरफेरेंस में जितने भी हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेंगे सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। जबकि इन डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सेंटर फ्रिंज होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा ब्राइट हमें चमकता दिखाई देता है। उसके बाद उसकी जो इंटेंसिटी वो ग्रेजुअली क्या आती है, धीरे धीरे डिक्रीज करते चली जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर तीनों चीज को याद रख सकते हैं ना। बाकी मैंने कहा जो आपने अपना नोट्स पढ़ा वहां से आप चाहते को पढ़ सकते हैं कि ये कैसे बनता है, ये 2 क्लास में 2 कोहेरेंट सोर्स के सुपर इंपोज से क्या होता है, ये बनता है। जबकि ये कैसे बनता है, जबकि ये एक ही तरंगाग्र, मतलब एक ही वेवफ्रंट के विभिन्न भागों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य, है ना, के मध्य द्वारा ये बनता है। ठीक है, कहता है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रतिद्वीप फ्रिंजें समान चौड़ाई और समान तीव्रता की होती है, मतलब इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई और जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है ना। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता और चौड़ाई दोनों सेम होती है, जबकि विवर्तन में फ्रिंजें चौड़ाई, है ना, समान चौड़ाई की नहीं होती है, यानी विवर्तन में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती है ना। समान चौड़ाई तथा चौड़ाई नहीं होती है, तथा ये तथा इनका जो विवर्तन होगा वो क्या होगा, धीरे वो आपका घटता चला जाएगा। ठीक है, तो चीज को थोड़ा सा अपने वर्ड में चाहे लिख सकते हो, काम हो जाएगा आपका। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सभी अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतः काली होती है, मतलब कि जब आप इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो उसमें जितने आपके डार्क फ्रिंज होंगे सबकी सब क्या होती है, पूर्णतः काली होती है। जबकि हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन की बात करते हैं, विवर्तन की बात करते हैं, तो मैं कहता है कि इसमें जो अदीप्त फ्रिंज होती है वो पूर्णतः काली होती है, लेकिन इनकी जो तीव्रता और चौड़ाई होती है विवर्तन वो कोण के साथ घटती है, मतलब कि इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब आता है बी पार्ट कर रहा है कि एक व्यक्तिगत पैटर्न में अधिकतम, है ना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन 36/1 का रेशियो गिवन है। तो बताओ दोनों के वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है रखना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता का जो अनुपात होता है मैक्सिमम और मिनिमम, इसका फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। हमें फाइंड आउट करना है कि A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी होगी, और हमें गिवन क्या है 36/1, हमें I max बाई I minimum का हमें रेशियो गिवन है। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर।
दो साइड अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2, है ना। चीजों क्या सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे करने पर क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 6a1 माइनस 6a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2 हो जाएगा a2। सॉल्व करते हैं यहाँ पर वैल्यू को, तो हो जाएगा ये 6a1 प्लस माइनस a1, है ना। a1 को इधर ले आओ तो बन जाएगा माइनस इक्वल टू a2, और इस माइनस 6a2 को ले जाओगे अगर हम राइट साइड तो ये बन जाएगा प्लस 6a2, है ना। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, दिस सिंपली लिख सकते हैं कि जो 5a1 इक्वल टू हो जाएगा 7 ऑफ a2, और a1 बाई a2 का हम अगर रेशियो निकालना चाहें तो यह आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 5। तो ये रेशियो कितना आ गया हमारा, 7/5 का रेशियो आ गया। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला एकदम रट के जाना है ना, रट के जाओगे तो काम आपका हो जाएगा। सिमिलरली इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तो उसका एक फॉर्मूला आपको फॉर्मूला में और लिख देता हूं दूसरा, कि आई मैक्स बाई आई मिनिमम का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट ओवर i1, है ना, प्लस रूट ओवर i2 डिवाइड बाय रूट ओवर i1 माइनस रूट ओवर i2, है ना। इसका होता है होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी के टर्म पूछा जाए तो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। हमसे पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा गया था, यानी हमें उसके आयामों के अनुपात का फॉर्म पूछा गया था, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लिखता है कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखे और समझाएं। तो कुछ नहीं करना ना, हम क्या लिखते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं कि एच न्यू इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। इसके क्या बोलते हैं, इसके हम लोग बोलते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी होगी ना, क्या होगी, दैट मीन्स कि इंसिडेंट जो एनर्जी होगी, तो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्लस फाइंड आउट क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। इसको क्वेश्चन को चाहता कुछ और टर्म में पूछा जाना चाहिए था इसमें, उन्होंने बस लिखा था कि बस उसका समीकरण को लिखा समझाएं। तो बोलते हैं जितनी लाइट जो इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा, और कुछ पार्ट जो बच जाएगा एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, तो हम बोलते हैं इस फाइनोड को लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं, है ना। इसको लोग कार्यफलन नहीं बोलते हैं ना, याद रखना, इसको वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। और एचन्यू को बोलते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, है ना। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का मतलब होता है कि फोटोन की जो आपतित ऊर्जा होती है ना, मतलब आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है। बस इतना ही लिखना है, इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 40 की बात क्वेश्चन नंबर हो गया था 39। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। लिखता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन द रदरफोर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बोलते हैं कि ना, तो हम इसको दो तीन पॉइंट्स में क्या करना है, इसका हमें कंक्लूजन लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो याद करना कि रदरफोर्ड कंडक्टेड ए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वेयर ही बम्बार्डेड ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल लिया था, है ना, एक गोल्ड का बहुत पतला था, क्या लिया, एक फॉइल लिया। फॉइल मतलब होता है पतली सी एक पन्नी ली, है ना, और उस पर क्या कराया था, उस पर बॉम्बार्डमेंट कराया, मतलब होता है कि उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ऐसे भेजा था। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे उन्होंने इस पर भेजा, है ना, अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने ऐसे बॉम्बार्डमेंट कराया था, मतलब उसका, है ना, उसको बोलते हैं हमला कराना, है ना, तब फेंका था ऐसे करके। तो उन्होंने क्या क्या चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो चीज को लिखना है। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या किया था, उनको मिला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल थस एटम्स इज होलो, है ना। जब उन्होंने ऐसा किया कि तो उन्होंने क्या नजर, उनको क्या देखा, उनको देखा कि कुछ जो मैक्सिमम जो अल्फा कण की कणे हैं वो सीधे सोने की पन्नी से होकर गल जाती है। इसे ये प्रूफ होता है कि परमाणु हमारा खोखला होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहा था कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि पूरे एटम्स का मैक्सिमम जो मास होता है वो, है ना, एक छोटे से जगह पर केंद्रित होता है ना, और उस केंद्रित और उस, है ना, पूरा उसका पूरा चार्ज, पूरा जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो उसका और उस पूरे एटम का जो मास होता है, यानी जो द्रव्यमान होता है, वो कहाँ होता है, एक केंद्र पर, ना, एक छोटे से पॉइंट पर केंद्र, मतलब सेंटर्ड होता है, मतलब एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित होता है। इस छोटे से केंद्र को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। और उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो कहाँ घूमते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए, आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएगा ना। फिर से कहना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और मेरे इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है उपयुक्त, कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन एंड हाउ डज इट्स विथ चेंज व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। कह रहा है कि उपयुक्त आरेख की सहायता से हमें पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्र मतलब इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन के बनने की व्याख्या करें कि वो कैसे बनता है ना। और कह रहा कि बताओ संधि होने पर जब ये जंक्शन बन जाएगा तो इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाएगी जब हम इसको लगाएंगे एक फॉरवर्ड बायस में और एक बार लगाएंगे उसको हम रिवर्स बायस में, मतलब एक बार लगाएंगे इसको हम अग्रदिशिक बायस में और दूसरा लगाएंगे उसको पश्चिदिशिक बायस में। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम मैंने कहाँ से यूज किया है, सीधा एनसीईआरटी से, है ना। तो कहता है कि हमारे पास देखो सुना, ये डायग्राम को मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल याद रखना कि हमारे पास पी टाइप में क्या होते हैं, होल ज्यादा होते हैं और एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। तो कहता है यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसकी संख्या ज्यादा है। तो पी टाइप में क्या ज्यादा है, हमारे पास होल्स ज्यादा है ना। तो होल्स क्या करते हैं, होल्स ड्रिफ्ट करते हैं, है ना। सॉरी, हमारा होल्स क्या करता है, होल्स हमारा डिफ्यूज होगा, कहां से होगा, पी से एन साइड होगा, है ना। तो होल्स हमारा डिफ्यूज होगा पी साइड से एन साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डिफ्यूज होगा हमारे एन साइड से पी साइड में। दिख रहा होगा यहाँ पर एन साइड है पी साइड है। तो होल्स कहां से कहां जाएगा, तो जो हमारा होल्स जाएगा वो जाएगा पी से एन साइड की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, एन से पी साइड की ओर, है ना। सो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन ऑफ होल्स स्टार्ट फ्रॉम पी टू एन एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम एन टू पी साइड, है ना। और इस तरह से क्या होगा, बीच में एक हमारा लेयर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बनते हैं। मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक प्लस और माइनस का एक लेयर दिख रहा होगा बीच में, इसलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, यानी इसको हम अक्षय पृथ्वी बोलते हैं। तो कहता है कि सांद्रता अंतर के कारण छिद्रों का विसरण कहां से कहां होगा, पी से एन साइड की ओर, और इलेक्ट्रॉन का विसरण एन से पी साइड की ओर होता है। और इस प्रकार एक परत बन जाता है जिसको हम ह्रास परत या इसको हम लोग अवक्षय प्रति बोलते हैं। अब कहता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो याद रखना फर्स्ट केस फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो इन फॉरवर्ड बायस मतलब अग्रदिशिक बायस में क्या होगा, अग्रदिशिक बायस में जो करेंगे तो इसकी जो डिप्लीशन रिएज क्या जाएगी, ये डिप्लीशन रिएज डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, घट जाएगा, नहीं इसकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी, यानी डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, ठीक। और इन केस हम अगर बात करते हैं रिवर्स बायस की बात करेंगे तो रिवर्स बायस में ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इन केस ऑफ रिवर्स बायस मतलब इन केस ऑफ पाश्चादिशिक बायस में क्या होगा, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी उसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रहेगा कि अगर हम लगाएंगे अग्रदिशिक मतलब रिवर्स फॉरवर्ड बायस में ये घट जाएगा और रिवर्स बायस में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है थीम मास के क्वेश्चन के लिए, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन 42, है ना। कोई 42 हमारा होता है थीम मास का लास्ट क्वेश्चन है। एक एसी सर्किट में हमें एक करंट का इक्वेशन गिवन है ना, हमें एक करंट का इक्वेशन कुछ इस टाइप से गिवन है, और हमें उसी सर्किट में हमें एक वोल्टेज भी गिवन है V इक्वल टू, ये हमें गिवन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें जो बताओ इस टाइप के सर्किट में शक्ति की खपत कितनी होगी, मतलब इसमें हमारा पावर कितना कंज्यूम होगा, और उसके बाद हमें विद्युत धारा का आरएमएस का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो एसी करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं। देखो हमें करंट का क्वेश्चन, करंट का इक्वेशन गिवन है I इक्वल टू 5 साइन, है ना, और यहां पर होना चाहिए था ये 100t होना चाहिए था, है ना। हम t मिसिंग है तो 100t हो जाएगा माइनस π/2 हो जाएगी। ये हमें इक्वेशन ऑफ करंट गिवन है। दूसरा हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज गिवन है, ये हमें गिवन है 200 इंटू साइन इंटू 100t, ठीक। अब जो पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है ना, पावर कंजम्पशन। देखो पावर जो कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पर हम इसको हम एवरेज पावर बोलते हैं, और फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं VRMS इंटू IRMS, है ना, इंटू बोलते हैं cos फाई, फाई का लोग बोलते हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस बोलते हैं, है ना। अब ये फाई होता क्या है, तो देखो इन दो टर्म को, ये दो एंगल है ना साइन 100t माइनस π/2 और एक 100t, दोनों का अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालें, दोनों को घटाएं, तो यहां से घटाने के बाद फाई के लिए कितनी आ जाएगी, तो यहां से जो फाई के लिए आएगी वो π/2 आ जाएगा, है ना। कैसे, अगर हम इस 100t में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 100t माइनस π/2, तो देखो ये कितनी आ रही है, यही हमारी फाई की वैल्यू होती है। t हो जाएगा 100t हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 100t, और माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बीच में प्लस π/2, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई की वैल्यू आ गई π/2, मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर π/2। अच्छा VRMS कौन है, इसे बोलते हैं VRMS, तो हो जाएगा 200, इसे बोलते हैं IRMS 5, सॉरी ये हमारा होता है, ये होता है हमारा V0 है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं V0, नॉट VRMS, ये हमारा V0 है ना। ये जो 20 किया था ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, इसको सिंपल लिखते हैं, अगर ये VRMS होगा,
है ना, ये आई आर एम एस होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया cos 90 cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू मतलब cos 90, और cos 90 के लिए कितनी होती है, ये होती है जीरो, यानी ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, है ना, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा जीरो, मतलब पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर कंज्यूम हो जाएगा जीरो, मतलब पावर कंज्यूम नहीं होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि एक इंडक्टर में और एक कैपेसिटर में कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। ये कौन सा केस है हमारा पता है, ये इस चीज को लोग इंडक्टर बोलते हैं, है ना। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर का जो फेज एंगल होता है वो पाई बाई टू से पीछे चलता है, इसमें एक एंगल आएगा माइनस पाई बाई टू, ये क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा जीरो। सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द ऑल्सो फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है, देखो ये जो 5 गिवन है ना, 5 की वैल्यू, ये 5 है क्या, ये उससे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई नॉट की वैल्यू गिवन है हमें गिवन है 5 एम्पियर, ठीक, ये 5 एम्पियर। तो पता है आई आरएमएस के लिए कितनी होगी, तो पता है कि आई आरएमएस इक्वल टू होता है, वो होता है हमारा आई नॉट बाई रूट टू, ठीक। तो आई नॉट के लिए कितनी है, 5 एम्पियर डिवाइड बाई रूट टू, है ना। चाहो तो इसको आप इतना लिख सकते हो, चाहे तो सकते हो 5 इंटू 0.707 भी लिख सकते हो एम्पियर, है ना। बाकी इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 42 और 42 का हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, लास्ट क्वेश्चन था, और इसका आंसर आ गया, ये राउंड आएगा आपका 3.535 एम्पियर आएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका करेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की। अब आपका क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48, मतलब टोटल जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 6 में से कोई 4 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए। मैं आपको जो बताने वाला सॉल्यूशन वो पूरा का पूरा कितना है, मैं 6 का 6 मैं आपको बताना सॉल्यूशन विद इंग्लिश एंड हिंदी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि किसी लेंस के निम्नलिखित सूत्र प्राप्त कीजिए ना, कह रहा है कि हमें ये फॉर्मूला को हमें ड्राइव करना है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसे इस चीज का एक और नाम है, इस चीज को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं ना, तो इसे इसका एक और नाम है, इस चीज का एक और नाम हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो कभी कभी आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला के नाम से भी पूछा जाएगा, ठीक है। और इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 5 मार्क्स। अगर क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट से अगर कोई रिपीट कर सकता है, जो मैच कर सकता है, तो ये क्वेश्चन रहा, है ना, 5 मार्क्स के लिए। तो करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। तो हम बताते हैं, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ना, जिसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरी साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 है, ठीक है। ओ पॉइंट पर क्या किया मैंने, ओ पॉइंट पर मैंने रखा है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ओ पॉइंट पर मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट क्या है कि बाहर हमारा क्या लिखा है ना, बाहर हमारा मीडियम है म्यू एम, है ना, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू एल है, ठीक है। तो बाहर जो एयर होगा या कुछ भी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एम है बाहर वाले का, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एल, ठीक है। यू कितना हो जाएगा, यू हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, है ना। और ये v1 क्या होगा, देखो जब ये पहला कर्व सरफेस आएगा xy ना, पहला ये फर्स्ट वन, तो ये जो फर्स्ट जिसको मैं दिखा रहा हूं यहां से, जब ये फर्स्ट सरफेस आएगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा u और इमेज डिस्टेंस बन जाएगा v1, ठीक। जब हम दूसरे सरफेस के लिए बात करेंगे ना, जब हम सेकंड सरफेस की बात करेंगे, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा अब भी ये v1 और इमेज डिस्टेंस बन जाएगा v, है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो हमारा फाइनल इमेज बनता है वो कहाँ का बनता है, तो बताते हैं। सबसे पहले कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज बनेगा I1, ठीक है। ये I1 हमारा बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, किसके लिए, सेकंड सरफेस B के लिए, है ना। इसका जो दूसरा पार्ट है, कर्व सरफेस पार्ट है, और इसका इमेज बनेगा I पर। तो प्रूफ क्या करना है, तो हम प्रूफ करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट, हम लिखते हैं ना भाई, मैंने क्या कहा था कि इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस, जो पहला सरफेस जो इमेज बनाएगा वो बिहेव कैसे करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा दूसरे सरफेस के लिए। और हम जानते हैं फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है। तो हम पहले बात करते हैं फॉर द कर्व सरफेस, हम बात करते हैं सरफेस ए के लिए। तो सरफेस ए के लिए क्या हो जाएगा, μ2 कितना हो जाएगा, μ2 हो जाएगा यहाँ पर म्यू एल, है ना, और μ1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू एम, है ना। मतलब कि जो हमारा सेकंड सरफेस है, जो सेकंड मीडियम है, वो हमारा हो जाएगा लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ2 की वैल्यू म्यू एल, और जो हमारा पहला मीडियम यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, मीडियम एम में, है ना, और यहाँ दैट मींस ये हमारा μ1 हो जाएगा। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारा जो पहला सरफेस होगा ना, जो फर्स्ट सरफेस आएगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो R1 है। तो बस क्या करते हैं, हम सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर जस्ट पुट करेंगे ना, इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। पुट करके क्या मिलेगा, म्यू एल बाई वी माइनस म्यू एम आई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइड बाई R1,
ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं फॉर द सेकंड सरफेस के लिए, तो मैंने कहा था सेकंड सरफेस से क्या हो जाएगा, सेकंड सरफेस के जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वो तो v बन जाएगा, और जो इमेज डिस्टेंस जो u था वो अब बन जाएगा v1, है ना, कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस बिहेव करता सरफेस ए के लिए, यही इमेज डिस्टेंस या यही इमेज डिस्टेंस जो हमारा v1 था यही बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको लिख देंगे v1, है ना। यहाँ पर बस चेंज करना है यहाँ पर, तो जब म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी वन इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू एल। अब देखो चेंज क्या होगा, अब लाइट कहां से जा सेकंड सरफेस के लिए, देखो अब लाइट जा रहा है एक लेंस से बाहर जा रहा है, तो जा कहां पर रहा है, जा रहा है म्यू एम में, और आ कहां से रहा है म्यू एल से, तो क्या करेंगे यहाँ पर सारी वैल्यू को हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, है ना। बहुत ईजी है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस चीज का रखना। तो क्या करना, म्यू एल हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर म्यू एम की जगह म्यू टू की जगह म्यू एम पुट करेंगे, म्यू वन की जगह म्यू एल पुट करेंगे, और v की जगह हम u की जगह क्या पुट कर देंगे, u की जगह पुट कर देंगे v1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा 1 और 2, दोनों को हम ऐड करने पर क्या मिल जाएगा ना, क्या करना, दोनों को सिंपली हमें ऐड करना है। जैसे आप दोनों नंबर्स को अगर जब आप ऐड करना चाहोगे, देखोगे ना ये दो टर्म आपका कैंसल आउट होने वाला है ऐड करने पर, तो क्या बन जाएगा म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू, है ना, म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू, उसमें से म्यू एम हमने अगर कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इसके अदर साइड क्या हो जाएगा, अदर साइड का हम निकाले फॉर्मूला, तो देखोगे म्यू एल माइनस म्यू एम, और यहां भी हम म्यू एल माइनस म्यू एम, ये क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा फर्स्ट टर्म में 1 बाई आर वन, और सेकंड बच जाएगा माइनस 1 बाई आर टू, है ना। दिस इंप्लाइज, इसके बाद हम और कह सकते हैं यहां से, अब इस म्यू एम को हम जाकर यहां पर डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो ये यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो क्या बन गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम डिवाइड बाई म्यू एम, है ना। म्यू एल क्या है अपना, म्यू एल बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जो कि ग्लास से बना होता है। म्यू एम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट क्या रखा है एयर में, तो ये एयर हो सकता है ना। म्यू एम क्या हमारा एयर हो सकता है, और म्यू एल हमारा ग्लास हो सकता है। बस वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम पुट करते हैं कि म्यू के लिए क्या, म्यू की वैल्यू होती है म्यू एल बाई डिवाइड बाई म्यू एम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे टर्म को, तो पूरा पूरा टर्म क्या बन जाएगा, देखो है ना। अब इस टर्म को आप सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, इस टर्म को आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। एंड म्यू एल बाई म्यू एम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे म्यू पुट कर देंगे, है ना। तो बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ऑब्जेक्ट रहा अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनता है, हमेशा फोकस पे, यानी दैट मींस और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा माइनस इंफिनिटी, सो वी क्या बन जाएगा एफ। तो क्या पुट करना है, यहां पर जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है ना, कहां पर पुट करेंगे सारी वैल्यू को, हम यहां पुट करेंगे, तो v की जगह बन जाएगा 1 बाई एफ, और u बन जाएगा इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी, है ना, 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है, 1 बाई इंफिनिटी हो जाता है 0, ये टर्म बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 1 बाई एफ, है ना। तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, और ये हो जाएगा आपका फाइनल हो जाएगा फॉर्मूला प्रूफ, है ना। इसी चीज को हमें प्रूफ करना था, इसी चीज को लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। तो आप जहां से कर रहे हो चाहे तो वहां से करो, जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को एक बाय स्टेप देख लेना, ठीक है। अब इसी चीज को अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब कुछ सेम लिखा है ना, उनको कोई चेंज नहीं करना, उनको बस सेम कुछ यहाँ पर सेम लिखा हो जो मैंने वहां बताया, ठीक है। इस चीज को लोग बोलते हैं, इस चीज को लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं ना, इससे लेंस मेकर्स सूत्र भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज को याद रखना, सेम टू सेम जो मैंने बताया सेम टू सेम आपका यहाँ पर वर्क करेगा, सेम चीज है ना, हिंदी मीडियम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है, बोलता है हाइजेंस की ट्रंक सिद्धांत को लिखिए, है ना, हाइजेंस के वेव थ्योरी लिखिए, और उसके बाद बी पार्ट करता है कि इससे अपवर्तन के नियम को प्रूफ कीजिए, मतलब हमसे ड्राइव कर रिलेशन किसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पार्ट होगा कि हाइगेंस थ्योरम क्या होता था, तो हाइगेंस थ्योरम कहता है द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। तो इन्होंने कहा था कि जब एक लाइट निकलती है तो वो किस फॉर्म में निकलती है, वो इन द शेप ऑफ वेव के फॉर्म में निकलती है। जो लाइट जब भी कोई लाइट निकलती है तो लाइट कैसे चलती है, एज ए वेव। कहता है इसमें जितने वेव होंगे ना, वेव का हर वो पार्टिकल जो सेम फेज में हो, है ना, मतलब वो पार्टिकल जिसका फेज डिफरेंस, जिसका फेज एंगल सेम हो सबका, है ना। अब ये चीज होता क्या है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा उनको समझ आएगा, इनको समझ नहीं आएगा वो बस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है ना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप चीज को समझ पाए। तो सिर्फ याद रखना कि द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट, है ना, यानी एक ही चरण में कंपन करने वाले सभी कणों के स्थान को तरंगाग्र के रूप में जाना जाता है। एंड एवरी पार्टिकल ऑन द वेव, मतलब अगर बहुत सारे अगर ऐसे वेव बन रहे हैं ना, तो देखो किसको बोलते हैं, ये सब पार्टिकल क्या है मैक्सिमम पॉइंट पर है, दूसरे पार्टिकल का है मिनिमम पॉइंट पर है, तो इन सब पार्टिकल को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा वेव फ्रंट, इसे बोलते हैं वेव फ्रंट ऐसे वाले को, है ना। उसके बाद कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, अब इसी वेव फ्रंट में
ये एक एक जो पॉइंट बनाया ना रेड कलर से, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो कहता है एवरी पार्टिकल ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स एंड इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो हमारा जो डॉट बनाएंगे ना रेड कलर से, ये हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, है ना। यानी तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नए स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसे हम द्वितीयक तरंगिका के रूप में भी जानते हैं, है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। यानी ये जो हमारा वेव चलेगा वो कैसा चलेगा, हमेशा वेव फ्रंट के चलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर चलता है ऐसे, है ना। वेव हमारा क्या चल रहा है, वेव हमारा ऐसे चल रहा है, तो वेव फ्रंट क्या होगा, ये जो हमारा वेव होता है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी तरंग के संचरण की दिशा तरंग अग्रभाग के लंबवत होती है। ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में प्रूफ करना है इसके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो ये हमारा बी पार्ट में प्रूफ करना, मतलब हमने कहा है कि एक समझो मान लो एक ये सरफेस हो गया एक्स वाई, है ना। कह रहा है यहां से एक लाइट आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, तो लाइट आ रहा है वो हमारा कुछ फॉर्म से आ रहा है। देखो दो लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। देखो जब तक एक दो लाइट ऐसे आ रही है, अब देखो जब तक ये लाइट है ना ए पर पहुंचेगा, जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब तक जो दूसरा जो इसकी एक और लाइट है वो जस्ट बी तक पहुंचा है। उसके बाद ध्यान देना कि जब ये ए पे जो पॉइंट पहुंच गया वेव, है ना, वो अब कहां जाएगा, वो अब चला जाएगा दूसरे मीडियम अंदर चला जाएगा। तो जब तक वो यहां से यहां तक पहुंचेगा उस समय तक हमारा दूसरा रे कहां पहुंचा है, बी से जस्ट सी तक पहुंच पाया है ना, सेम टाइम में, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। अब कहते हैं अगर पहले मीडियम में अगर स्पीड v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड v2 है, किसकी, लाइट की, है ना। तो ये जो BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC डिस्टेंस जो हो जाएगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब v1 इंटू टी हो जाएगा। और ये जो AD डिस्टेंस कितना बन जाएगा, वो v2 इंटू टी बन जाएगा, जिसे बोलते हैं स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। तो AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी, और BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी। अब देखो यहाँ पर कुछ एंगल्स हो, ध्यान रखना कि ये एंगल अगर हमारा आई होता है, ध्यान रखना कि दूसरा एंगल छोड़ के तीसरा एंगल, ये एंगल ना अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। उसी तरह अगर ये एंगल आर है तो यहां का भी एंगल होता है आर, ठीक। ये एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये भी एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक। अब हम प्रूफ करते हैं, हमें देखो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर स्नेल्स लॉ। तो हम बोलते हैं कंसीडर ए वेव प्लेन वेव फ्रंट ए बी, है ना। एक प्लेन वेव फ्रंट कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, ये इसे बोला हमने प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडियम 1 एंड 2। ये हो गया मीडियम नंबर 1 और ये हो गया मीडियम नंबर 2 को सेपरेट कर रहा है। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, इन द मीडिया। मतलब v1 और v2 क्या है, दोनों लाइट की स्पीड है, कहां पर, एक v1 स्पीड मीडियम 1 में स्पीड है, v2 लाइट की मीडियम 2 में स्पीड है। सच दैट की v1 की स्पीड ज्यादा होगी v2 से, है ना। ये v1 हमेशा ज्यादा होता है ना, जब भी हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड घट जाती है ना। लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आई एंड आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आर है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ, है ना। तो पहले बात करते हैं ट्रायंगल एडीसी में देखते हैं। तो ट्रायंगल देखते हैं एडीसी, एंगल एडीसी कहां होगा, देखो ये नीचे ट्रायंगल होगा, एडीसी दिख रहा है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, अगर हम साइन आर की वैल्यू फाइंड करें तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एंगल, है ना, साइन डी सी ए, जिसको बोलते हैं साइन आर, है ना। तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी बाई ए सी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो एडी बाई ए सी हो गया। सिमिलरली बात करते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में दिख रहा होगा एबीसी दिख रहा है ऊपर, ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर। इस ट्रायंगल में बात करते हैं अगर हम साइन बी सी ए निकालना चाहें, है ना, बी ए सी निकालना चाहें हम, यानी हम एंगल बात करें, एंगल आई की बात कर रहे हैं, तो बी ए सी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, यहां पर जो हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर वो बन जाएगा हमारा BC, है ना। ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा इसके लिए, और बेस बन जाएगा हमारा AC। तो लिखेंगे BC बाई AC, यानी साइन आई बाई साइन आर, है ना। हम यहां से निकालते हैं अगर, तो साइन आर के लिए होगी AD बाई AC और साइन आई के लिए होगी BC बाई AC। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिल जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू BC बाई AD, क्योंकि ACC तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा BC मेरे का कितना था, तो ये जो BC लेंथ मैंने बताया था वो कितना था, वो V1T था, है ना। और नीचे AD कितना होगा, वो आपका V2T था। तो फिर ये T से T को मार देगा तो क्या बच जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2, है ना। एंड वी नो दैट कि V1 बाई V2 इक्वल टू होता है म्यू2 बाई म्यू1, है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास लिख सकते हैं कि ये जो साइन आई है ना, साइन बोल सकते हैं इसको कि साइन आई बाई साइन आर, है ना, इसके लिए हो गया म्यू2 बाई म्यू1, है ना। और इसे ही बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, है ना, इसे ही बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ भी इसको चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो बी पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम कुछ लिखा है, सब कुछ जो मैंने बताया वो सब कुछ सबका सब कुछ यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है,
ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इस लॉ को हम बोलेंगे यानी साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आई बाई साइन आर को हम बोलते हैं म्यू टू बाई म्यू वन होगा, और इसे हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ जाएगा, जो मैंने वहां बताया सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है ना। है ना, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट को लिखना, इसको लिखना होगा आपतित तरंगाग्र लिखना, है ना, इसलिए बोलते हैं आपतित तरंगाग्र, है ना। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित, है ना, इसे बोलते हैं अपवर्तित, है ना, इसे बोलते हैं अपवर्तित तरंगाग्र, है ना। बस पॉइंट को यहां पर चेंज, बाकी सब कुछ यहां पर सेम रहेगा। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि विश्रांति काल के संदर्भ में एक कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अववाह वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ना, किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि इसे बोलते हैं अपवाह वेग, किसके टर्म में, एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में, मतलब हमें विश्रांति काल के संदर्भ में हमें फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट का पहले हम प्रूफ करते हैं कि बोलते हैं कि मान लो अगर एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक कंडक्टर है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस क्यू इंटू ई लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ बाई एम। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी जो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा, वो बन जाएगा माइनस ई डिवाइड बाई एम। ठीक, दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, है ना, तो अब उसमें अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इस स्पीड को लोग बोलते हैं, इस स्पीड को लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवाह वेग बोलते हैं। बात समझ आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका कि लेट, अगर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, जीरो है ना, यानी उसकी अगर प्रारंभिक वेग अगर जीरो है तो u कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। अच्छा, vd क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं अगर फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं vd से, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, vd इक्वल टू हो जाएगा जीरो, और a का फॉर्मूला कितना गया था, माइनस ई बाई एम अभी लिखा था, और t क्या बन जाएगा, t बन जाएगा टाउ। टाउ को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं, इसको हम विश्रांति काल बोलते हैं। तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, यानी vd का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से vd का फॉर्मूला मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, है ना। टाउ को बोलते हैं विश्रांति काल, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम, और vd को बोलते हैं अपवाह वेग, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही पार्ट हमें ए पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक, अब आता है बी पार्ट में प्रूफ कर रहा है, कहता है कि अब बी पार्ट में क्या लिखा था, बी पार्ट में कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है ना कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हमको हीट देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। अब एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, किसी चीज को एनर्जी देने पर क्या होता है, अगर आपको एनर्जी मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप में मूवमेंट होगा, है ना। तो हमें एनर्जी मिलती है तो हमारे में मोशन आ जाता है, हम मोशन करने की कोशिश करते हैं, हम घूमने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, है ना। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है ना, रैंडम मोशन का बढ़ जाता है। अब एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस इंक्रीज। अब इससे क्या होगा, इसके बाद जो धनात्मक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉन की टकराव की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन भागेंगे बहुत तेज, अब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो कहां टकराएंगे, पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे, है ना। पॉजिटिव आयन मतलब जो वहां पर न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस का जो एरिया होगा आसपास के, वहां से क्या करेंगे, ये टकराएंगे। नॉट न्यूक्लियस से नहीं टकराते हैं, हम बोलते हैं जो उस एटम से टकराएंगे ना, एक दूसरे के एटम से जाकर ये टकराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं बहुत तेज। इससे क्या होगा ना, तो जितना ज्यादा टकराव होगा, जितना ज्यादा अगर हम किसी से अगर हम कोलाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पीड हमारा कम हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो हमें जितना फास्ट मूव करना था उतना फास्ट नहीं मूव कर पाएंगे, है ना। सिंपल समझ लो ऐसा कि अगर कहीं ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक बहुत जाम होता है, तो क्या हम चल पाते तेज, नहीं चल पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बढ़ गया है, मतलब वहां पर सारी गाड़ी का मोशन रैंडम हो गया, सभी गाड़ियां इधर उधर जा रही हैं, तो क्या होगा, है ना, जाम लग जाएगा, मतलब हम अब फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन में कि जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन हो ना वो रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, सब इधर उधर भागना कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, अब वो इतनी स्पीड से नहीं चल पाएंगे। अब स्पीड से नहीं चल पाएंगे तो क्या होगा, हम बोलते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं हेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल
प्योर मेटल्स इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, और ये डिक्रीज कर जाता है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पर घट जाएगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी शुद्ध धातुओं की प्रतियोगिता तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है और तापमान घटने के साथ घट जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया कंप्लीट 5 मार्क्स के लिए। बाकी नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन 46 करता है कि एक प्रेरक पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, तो कहता है कि गणितीय रूप से प्रदर्शित करे कि इसमें धारा कार्यरत विद्युत वाहक बल से π/2 के कला अंकों से पीछे है। क्या अगर हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस ए इंडक्टर, तो कहता है कि मैथमेटिकली शो करो, है ना, कि इसमें जो करंट होता है वो लैग करता है, मतलब करंट पीछे रहता है किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, π/2 एंगल से पीछे रहता है, मतलब हमारा जो करंट होगा वो वोल्टेज से पीछे रहेगा π/2 एंगल से। ठीक है, तो देखो ये प्रूफ, ये जो कुछ बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे देखोगे वो आपके 2022 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना, वहां भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन गिवन था। तो हम देखो हम क्या करना है, पहले बताते हैं इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम वाले के लिए भी सेम चीज रहेगा ना, सेम चीज आप इसको समझना। कहता है जब हम एक केसी करंट अप्लाई करते हैं, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, V = V0 sin ωt, ना बोलता कि हम कैसा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो लेट V = V0 sin ωt में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रॉस ए इंडक्टर, है ना। तो वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम बात करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है V = L di/dt, है ना। तो यहां से di क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर आप लिखना चाहो di, तो di हो जाएगा V × dt/L, है ना। अगर हमें टोटल करंट चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के ऊपर क्या आ जाएगा, d इंटीग्रेशन ऑफ di हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v। अब देखो v का फॉर्मूला क्या है, v का हमें लिखा था V0 sin ωt, तो यहाँ क्या लिख दिया V0 sin ωt डिवाइड बाय L × dt। ठीक, अब देखो V0 और L तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन में, ओनली sin ωt dt, और इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ωt dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ωt डिवाइड बाय ओमेगा, है ना, यानी एक साइन आ जाएगा माइनस, तो इस साइन को मैंने यहाँ लिख दिया माइनस, है ना, और इस ओमेगा को लिख दिया हमने बाहर, तो हो जाएगा I = V0/ωL माइनस, है ना, साइन। अब देखो, अब इस cos ωt लिख सकते हैं, cos ωt = sin 90 - थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 90 - थीटा, तो दिया π/2 - ωt। अब देखो साइन एक पहले से ऑलरेडी साइन माइनस हमारा बाहर है ना, मैंने कहा ऑलरेडी एक साइन हमारा पहले से बाहर है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें एंगल से, तो क्या होता है, सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगा, अब ये जो π/2 - ωt था, ये बन जाएगा ωt - π/2, है ना। यानी करंट का इक्वेशन क्या जाएगा, करंट का इक्वेशन जो हम लोग बनेगा यहाँ से, वो बन जाएगा I = इस पूरे टर्म को हम लिख दिया I0 से, है ना, I0 क्या हो जाएगा V0/ωL, तो V0/ωL को लिख दिया हमने I0 × sin ωt - π/2। अब देखो यहाँ पर क्या आपको देखने को चेंज मिल रहा है कि जो यहाँ पर पहले ωt था वो अब करंट में क्या बन गया, ωt - π/2, मतलब कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या कर गया, करंट पीछे चला गया, कितने एंगल से, π/2 से, क्योंकि इसमें एक एंगल माइनस हो जा रहा है ना, माइनस मतलब होता है पीछे चले जाना, कम हो जाना, तो हम बोल सकते हैं कि एक प्योर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे रहता है, कितने एंगल से, π/2 से। और हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वोल्टेज हमेशा आगे रहता है करंट से, कितने एंगल से, π/2 से, है ना। तो ऐसे बोलो कि या तो करंट पीछे है वोल्टेज से कितने एंगल से, π/2 से, जैसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज आगे है करंट से, कितने एंगल से, π/2 से ना। तो ये पूरा हमारा प्रूफ है। अब सेम चीज का प्रूफ मैंने यहां भी लिखा हुआ है ना, सेम प्रूफ है, कोई चेंज नहीं है। तो आपने अगर बात समझ गया तो हम बोल सकते हैं कि एक शुद्ध प्रेरक युक्त परिपथ में धारा जो करंट होगा वो विद्युत वाहक बल से, मतलब ईएमएफ से हमेशा π/2 कोण पीछे रहता है ना। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, है ना, वो धारा के क्या होगा, हमेशा π/2 एंगल से आगे रहता है ना, जो चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो बात समझ आ गया, चीजों को मैं समझा दिया, चीजों को समझना, यही हमारा प्रूफ किया गया है। देखो अब इसी का एग्जाम में क्या पूछा सकता है, यहां दिया था हमें इंडक्टर केस में, मतलब हमसे पूछा जाता है प्रेरक तत्व के टर्म में पूछा गया था। हमसे पूछा जा सकता है कि अगर हम कैपेसिटर लगा देते तो क्या होता है ना। तो कैपेसिटर में क्या होता, क्या, तो इससे जाके आप 2022 का मॉडल सेट का आंसर देख लेना, मेरा सब कुछ अपलोड किया हुआ है 2022 का मॉडल सेट, उसमें भी लिखा होता है ना। तो एक बार आप उसका भी प्रूफ देख के जरूर चले जाएंगे। ठीक है, यानी हम बात करते हैं कि कैपेसिटर मतलब एक संधारित्र के केस में। ठीक, और आता है क्वेश्चन नंबर 47, लिखता है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और बी पार्ट कहता है कि वेन टॉर्क की विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं ना, बात करते हैं पॉइंट नंबर ए, मतलब हमें क्या करना है, हमें ड्राइव करने का एक्सप्रेशन करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, हमें एक टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, कब, जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहां रखे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो बोलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना, सबसे डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, और ये हमारा एक डायपोल हो गया। अब डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना हो गया, लेट्स सपोज मान लो अगर ये डिस्टेंस हो गया हमारा डी,
तो, है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं कि व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक क्यू ई फोर्स लगता है आगे और एक माइनस क्यू फोर्स, एक क्यू ई फोर्स लग जाता है पीछे। तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। जितना फोर्स आगे लगा उतना फोर्स पीछे लगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। हाँ, लेकिन इस केस में टॉर्क लगेगा। अच्छा, टॉर्क कितना लगेगा, यानी जो बोलते हैं आघूर्ण बोलते, कितना लगेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क फॉर्मूला फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इन दोनों को अगर हम एक लाइन से जोड़ा करें, परपेंडिकुलर लाइन से ना, ये डिस्टेंस है ना। अब ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस होता है डी साइन थीटा होता है डिस्टेंस, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, है ना। तो एफ फोर्स में क्या लिख दिया? क्यू लिख दिया, इंटू ये डिस्टेंस कितना है? डी साइन थीटा लिख देंगे। डी साइन थीटा क्या बन जाएगा? पीई साइन थीटा। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स। डायपोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों डायपोल के बीच में डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैंने बनाया था डी है। तो क्यू इंटू डी, दैट मीन इस क्यू और डी को हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? पीई साइन थीटा बन जाएगा, है ना। और इस चीज को मिल सकते हैं कि जो टाउ का फॉर्मूला होगा, एक वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो लिखते हैं पी क्रॉस ई लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। कह रहा कि बताओ ये फोर्स बी पार्ट, ये पार्ट तो हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक। बी पार्ट में तो पूछा गया बताओ कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, है ना। देखो टॉर्क मैक्सिमम ना, तो फॉर व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और ये कितना होगा? पी ई इंटू साइन 90, है ना। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। और इस केस में हमारा टॉर्क कितना आएगा? पी आएगा। तो पूछा गया था कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए? जब थीटा हो जाए हमारा 90 डिग्री। तो सिंपल लिखना कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, ठीक। अब सेम चीज बात करते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उनके लिए, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला आघूर्ण, है ना। तो मैंने बताया था ये डिस्टेंस कितना था? यहां से यहां तक का डिस्टेंस था वो डी था, ठीक। फिर मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होता है? इसे बोलते हैं डी साइन थीटा। तो बोलते हैं कि जब एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कुल जो बल लगता है वो तो शून्य हो जाता है, लेकिन उस पर क्या लगेगा? उस पर एक आघूर्ण लगेगा। और फॉर्मूला का क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का टॉर्क फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों की रेखाओं के बीच का रेखाओं के बीच की दूरी, है ना। इसको बोलते हैं कि बीच की लंबवत दूरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबवत दूरी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू डी साइन थीटा, जिसको लिख देंगे, हमें पता है कि पी का फॉर्मूला होता है वो क्यू इंटू डी होता है। तो इस मैंने फिर से कहा कि इसको चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? टाउ इक्वल टू लिखेंगे हम लोग पी, टाउ इक्वल लिखेंगे पी क्रॉस ई, है ना। ये तो हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट मैंने कहा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा उस केस में हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा? वो हमारा पीई साइन कितना बन जाएगा? साइन 90। और टॉर्क उसमें मैक्सिमम कितना होगा? तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क होगा वो हमारा पीई होगा, है ना। और ये कब आया था? हमसे पूछा गया था कब होगा? जब एंगल थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, है ना। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है 5 मार्क्स में, लेकिन ये 5 क्वेश्चन दे लायक है नहीं। ये क्वेश्चन दे लायक तो सिर्फ 3 मार्क्स में है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ना। तो जैक बोर्ड ने कैसे क्वेश्चन दे दिया 5 मार्क्स में, वो किसी को मतलब कि हमारे समझ से परे है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। और आता है आज का लास्ट क्वेश्चन, बोलते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर क्या है ना। और कहता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर यूजिंग ए लेवल डायग्राम, है ना। तो कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर क्या है, फिर बोलता है कि चित्र क्या उपयोग करके गैल्वेनोमीटर की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन करें, है ना। तो बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता है क्या है, तो बोलते हैं गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या यूज करता है? यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ना किसी चीज से करंट पास किया कि नहीं किया, इस चीज को हम मापने के लिए क्या यूज करते हैं? हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं ना। ये बताएगा कि हाँ करंट पास हुआ या नहीं, मतलब अगर उस मीटर में अगर डिफ्लेक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि करंट पास हुआ है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो हम बोलेंगे करंट पास नहीं हुआ है। तो ये हो गया व्हाट इज गैल्वेनोमीटर का डिफिनेशन हो गया। दूसरा पार्ट होता है कि इसका बनाना डायग्राम, तो मैंने डायग्राम बना दिया था, बना देना, ठीक है। इनसेट में दिया, इनसेट से भी डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा अब इसके कंस्ट्रक्शन को बताना, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो इसका बोलता है हमें कंस्ट्रक्शन, है ना, क्या होगा। कहता है इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड, ना एक कॉइल को हम कहा रखते हैं बिटवीन द पोल्स पीसेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। हॉर्सशू मैग्नेट इसको बोलते हैं ना, जो लिखा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम क्या बोलते हैं, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। इसके बीच में हमने क्या रखा है, इसके बीच में हमने एक कॉइल रखा है। देखो कॉइल कौन सा है, ये जो रेड कलर से बन दिख रहा है, ये रेड कलर से ये हमारा कॉइल है ना। क्या द कॉइल पीस आर मेड सिलिंड्रिकल, है ना। ये जो हमने जो दो मैग्नेट बनाया एन और एस, ये कैसा है, ये सिलिंड्रिकल शेप का है ना। देखोगे यहाँ पे कैसा है, ये सिलेंडर टाइप का दिख रहेगा, है ना। एंड द सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर इज प्लेस्ड विद इन द कॉइल। अब हम कहते हैं ना कि यहाँ पर हमने जिस चीज को हमने जो वायर को रैप किया है ना, वो वायर रैप कहाँ पर है, तो कहता है ये देखोगे ना, ये एक हमारा एक आयरन पर बना होगा। ये क्या है, ये एक आपका जो सर्कल भी दिख रहा है, ये एक आयरन है, ये एक लोहे से बना है। तो एक लोहे के ऊपर क्या करते हैं, एक है ना, एक हम क्या करते हैं, एक लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर क्या करते हैं, उसमें हम एक वायर को रैप कर देते हैं, है ना। अब इससे क्या होता है कि इस प्रकार जो हमारा जो फील्ड बनता है वो कैसा फील्ड बनता है, हमारा एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। याद रखना कि हमारा जो यहाँ पर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्यों, जैसे मान लो अगर ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा हो गया साउथ पोल, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनता है रेडियल, मतलब रेडियस ऐसे ना, ऐसे होता है रेडियस, ऐसे होता है रेडियस। तो इस टाइप का हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस टाइप से, है ना। इन सच ए फील्ड द प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड। इस केस में क्या होता है ना कि जो भी हमारा फील्ड होगा वो सरफेस से क्या होता है, हमेशा पैरेलल, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं टॉर्क को। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यानी आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NBIA। एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, आई होता है करंट जो करंट फ्लो कर रहा है, और ए होता है एरिया ऑफ द कॉइल, इक्वल टू होता है सी अल्फा। सी को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग, इसे बोलते हैं सी अल्फा को बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, है ना। तो यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई एन बी ए इंटू अल्फा, यानी आई इक्वल टू लिखते हैं के इंटू अल्फा। के क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, यानी के की वैल्यू क्या होगी, सी डिवाइड बाई एन बी ए, ठीक है। तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा पूरा, ठीक। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वही सेम चीज, व्हाट इज गैलोमीटर क्या है, तो बोलते हैं गैलोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए हम करते हैं, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, तो कहता है कि इसके लिए गतिमान कुंडली गैलोमीटर में कुंडली की एक मजबूत नाल चुंबक के ध्रुव टुकड़ों के बीच लटकी रहती है। मतलब एक जिसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हुआ एक हमारा कॉइल होगा, उसको हम क्या रखते हैं, एक दो चुंबक के ध्रुव के बीच में हम उसको हम रखते हैं। अब कहते हैं कि जो पोल का जो टुकड़ा होगा, जो मैग्नेट का जो टुकड़ा वो कैसा बना जाता है, वो एक बेलनाकार बना जाता है, और एक नरम लोहे के बेलनाकार कोर को बिना छुए कार कॉइल के भीतर रखा जाता है। मतलब एक बीच में हमने जो एक कॉइल रखा ना, देखो बीच में रखा सिलेंडर, देखोगे ये मैग्नेट को टच नहीं कर रहा है, मतलब मैग्नेट को बिना टच किए क्या आता है, ये बीच में रहता है। और इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर एक कॉइल रैप किया रहता है, मतलब एक वायर रैप किया होता है। जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर क्या है, एक वायर रैप किया हुआ है इसके ऊपर। इस प्रकार से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ऐसे क्षेत्र में कुंडली का जो तल होता है वो सदैव क्षेत्र के क्या होता है, पैरेलल रहता है, समांतर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क का, एन बी आई इक्वल टू सी अल्फा, और आई इक्वल टू सी बाई एन बी ए इंटू अल्फा, और आई के इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अल्फा, जहां पर सी ये के किसके इक्वल है, के इक्वल हो जाएगा सी बाई एन बी ए के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूविंग कैलकुलेटर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मॉडल सेट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। जिन्होंने अब तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो इस अभी आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, आप चाहे तो एमसीक्यू भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में आके मिलते हैं, अब आपका चैप्टर अभी आप चैप्टर को रिवाइज करो, और फिर हम मिलते हैं जल्द ही आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन में, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करो ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को एक करेक्ट आंसर मिल जाए ना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों आपको सोल्यूशन मिल जाए, है ना। और क्या लिखना है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है।